हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम लोग कमर्शियल कोड्स एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डीजेएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि 24 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कमर्शियल कोड्स एक्ट के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ये वीडियो कंसाइज फॉर्म में आपको एक अच्छा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको जो जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं कमर्शियल कोड्स एक्ट के विथ प्रोविजंस एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो कमर्शियल कोड्स एक्ट में या किसी भी एक्ट को आप पढ़ें तो सबसे पहले तो उसके इंडेक्स को देखिए कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्या उसमें कोई शेड्यूल है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। ये प्राइमा फेसी आपको हर एक्ट के लिए तैयार करना चाहिए। तो देखिएगा, कमर्शियल कोड्स एक्ट में टोटल चैप्टर्स की संख्या 7 है। ठीक है, टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 8 चैप्टर्स होंगे, क्योंकि चैप्टर 3A भी इसमें ऐड किया गया है। यानी चैप्टर 3 और 3A दो सिग्निफिकेंट चैप्टर जो हैं वो आपके 3 के रेंज में ही आते हैं। तो अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 7 चैप्टर्स हैं। इसमें एक शेड्यूल भी है जिसमें कि आपको अमेंडमेंट्स जो कमर्शियल कोड्स एक्ट के तहत अमेंडमेंट हुए हैं वो आपको सीपीसी में कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट करके जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। अब आइए देखते हैं कि स्कीम ऑफ एक्ट क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी है, जिसमें कि आपको डेफिनेशन मिलता है। चैप्टर 2 जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कोड्स के बारे में दिया गया है कि कमर्शियल कोड्स किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, कमर्शियल एपिलेट कोड किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, कमर्शियल डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट। जहाँ भी कमर्शियल डिवीज़न आ जाएगा तो आप समझिएगा कि हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो कमर्शियल डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट, कमर्शियल एपिलेट डिवीज़न के बारे में भी दिया गया है और उनके जूरिसडिक्शन से रिलेटेड आपको प्रोविजंस दिए गए हैं। तो चैप्टर 2 में आपको कमर्शियल कोर्ट एक्ट से जो जो तरीके के कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट या उसके फंक्शंस के बारे में दिया गया है। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफाइड वैल्यू, जो कि हम लोग इसके डेफिनेशन में भी स्पेसिफाइड वैल्यू का जिक्र देखेंगे। कमर्शियल कोर्ट्स में स्पेसिफाइड वैल्यू पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट जो होगा वही कमर्शियल कोर्ट में आपको आएगा। यानी कमर्शियल डिस्प्यूट क्या होता है ये हमको जानना होगा। और दूसरा एक बात हमको जानना होगा कि हर डिस्प्यूट जो कि कमर्शियल है वो कमर्शियल कोर्ट से गवर्न नहीं होता है, बल्कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और वो स्पेसिफाइड वैल्यू यानी यहाँ पे 2000 इसमें जो अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट के हिसाब से आफ्टर 2015 आई थिंक 2018 में जो अमेंडमेंट आया है वो अभी हम लोग देख लेंगे। उसके हिसाब से जो पहले 1 करोड़ का वैल्यू से ऊपर का जो मामला होता था वो कमर्शियल कोर्ट्स में कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के तहत उसको गवर्न किया जाता था। लेकिन अब ये 1 करोड़ को हटा के 3 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। यानी कोई भी ऐसा कमर्शियल डिस्प्यूट अगर उसका वैल्यूएशन स्पेसिफाइड वैल्यू अगर 3 लाख से ऊपर है तो वो कमर्शियल कोर्ट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। कोई भी डिस्प्यूट जिसमें कि तुरंत आपको इंटरिम रिलीफ नहीं लिया जाना है, उससे पहले आपको मीडिएशन और सेटलमेंट का भी प्रोविज़न दिया गया है। प्री इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिएशन एंड सेटलमेंट सेक्शन 12A, जो कि आपका चैप्टर 3A में आता है। तो देखिएगा, पहला चैप्टर में आपको 2 सेक्शन है, दूसरे चैप्टर में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक है, तीसरे चैप्टर में एक ही प्रोविज़न है सेक्शन 12, मतलब 3A में चैप्टर 3A में आपको एक सेक्शन है 12A। चैप्टर 4 में आपको 2 सेक्शन है 13 एंड 14। ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग सूट जो कि सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग थे, अब कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आने के बाद वो सारे सूट्स जो हैं वो सेक्शन 15 के तहत जो पेंडिंग सूट्स हैं वो आपको कमर्शियल कोर्ट्स के तहत ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फिर आपका चैप्टर 6 है जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर में कुछ अमेंडमेंट करता है। अमेंडमेंट जो होगा वो कमर्शियल कोर्ट्स के आने के बाद वो सारे अमेंडमेंट जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर में भी अमेंडमेंट करके जाता है। फिर आपको चैप्टर 7 है मिसलेनियस चैप्टर, जो कि आपको सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 23 तक है, जिसमें कि आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। फिर आपको इसमें एक शेड्यूल है जो कि शेड्यूल में आपको सेक्शन 16 में अमेंडमेंट के बारे में जो बताया गया है उसके तहत सारे अमेंडमेंट्स के बारे में दिया गया है।
दो बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि ऐड किया गया है सीपीसी में, वो है आपका ऑर्डर 13A और ऑर्डर 15A। ऑर्डर 13A में जो आपका केस मैनेजमेंट हियरिंग के बारे में बताया गया है, और समरी जजमेंट के बारे में 13A में बताया गया है, और 15A में केस मैनेजमेंट हियरिंग के बारे में अमेंडमेंट किया गया है। तो ये दोनों ही हियरिंग से रिलेटेड जो आपका इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के आने के बाद इंक्लूड किया गया है, वो शेड्यूल में आपको दिया गया है। तो देखिए ऑब्जेक्ट देखते हैं। कमर्शियल कोर्ट आने का ऑब्जेक्ट क्या था? सिविल सूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और उसमें जो कमर्शियल डिस्प्यूट है, जो बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, वो इतना इलोंगेट होने के कारण किसी भी कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर आप कह सकते हैं कि जो कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा अगर लीगल मैटर बहुत दिनों तक ये पेंडिंग है केसेस आपके। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है उसको इनैक्ट किया गया है। इसका ऑब्जेक्ट में ही देखिए कि कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट, डिवीज़न एंड अपीलेट डिवीज़न कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट में इसका सिंगल बेंच बनेगा या जो बेंचेस बनेंगे वो एडजुडिकेट करेंगे कमर्शियल डिस्प्यूट्स को ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, और वो स्पेसिफाइड वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, कितना है, वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो है वो देखिएगा कि एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है। क्यों रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है और कैसे पता चलेगा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है? तो आप देखिएगा प्रेसिडेंट का एसेंट इसको 31 दिसंबर 2015 को मिला है, लेकिन आप इसके इन्फोर्समेंट डेट को देखेंगे तो वो इन्फोर्समेंट डेट 23 अक्टूबर 2015 है। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट का एसेंट 31 दिसंबर 2015 को मिलने के बाद भी वो ये एक्ट का इन्फोर्समेंट 23 अक्टूबर यानी पहले डेट से हुआ है, 23 अक्टूबर 2015। तो आपसे अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है, या दोनों है, या कोई नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इस एक्ट का। तो एक आप यहाँ पे देख लिए। अब इसका ऑब्वियसली इसका एक्सटेंट के बारे में, तो ये होल इंडिया में एक्सटेंड करेगा, ये तो आपको पता ही है। जम्मू कश्मीर के मिलन के मतलब उनके जो जम्मू एंड कश्मीर भी में भी एप्लीकेबल है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब आइए डेफिनेशन में। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट में, वो है कमर्शियल डिस्प्यूट। और आपका जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे, वो है आपको स्पेसिफाइड वैल्यू। इन डेफिनेशंस के अलावा भी कौन से कोर्ट्स के बारे में भी दिया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल अपीलेट कोर्ट के बारे में दिया गया है, और कमर्शियल अपीलेट कोर्ट जो है वो सेक्शन 3A में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न कोर्ट जो है वो सेक्शन 5 में इस्टेब्लिश होता है। तो सेक्शन 2(1)A और AA में आपको कोर्ट के बारे में दिया गया है, और कमर्शियल कोर्ट के बारे में आपको दिया गया है कि ये सेक्शन 3 में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, एक और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 6 में दिया गया है, यानी 3 और 6 को साथ में आप याद कर सकते हैं कि कमर्शियल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आपको सेक्शन 6 में है, और कमर्शियल डिवीज़न कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ है सेक्शन 4 में, उसका आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको सेक्शन 7 में दिया गया है। तो 4 को 7 के साथ जोड़ के रखिए और 3 को 6 के साथ जोड़ के रखिए। फिर आपको है सेक्शन 2 क्लॉज C, जो कि मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन है कमर्शियल डिस्प्यूट के बारे में, और इसमें आपको 1 से लेके 22 यानी 22 तरीके के आपको इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं कि कौन कौन से मैटर को कमर्शियल डिस्प्यूट कहा जा सकता है। तो उसमें आपका पहला मैटर, जिस तरीके से आपको ये वर्डिंग्स बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, वर्डिंग्स बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्डिंग ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला आप देखिएगा, ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस ऑफ मर्चेंट्स, बैंकर्स, फिनांसर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंटाइल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया कि ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, जो कि बैंकर, फिनांसर, ये पहले आप यही समझ लीजिए कि कोई भी वाणिज्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें ट्रांजैक्शंस होंगी उसको हम कमर्शियल डिस्प्यूट में रखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, या एडमिरलिटी मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड,
एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड, कैरेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड, अग्रीमेंट विच इज़ रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन वो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट। जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट क्या होता है, जैसे हीरो होंडा साथ में थे, ठीक है, बहुत सालों तक हीरो और होंडा जो है एक साथ में जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट करते थे और उनके पर्पस फुलफिल होने के बाद या अपने ऑब्जेक्ट फुलफिल होने के बाद वापस से वो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में इंटर करते थे। तो इनका जो है काफ़ी ये कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे लंबा जो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट चला है वो हीरो होंडा का ही चला है, लेकिन अब हीरो अलग अपना गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है और होंडा जो है वो अलग कर रहा है। तो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि दो लोग जो है, जो कंपनीज, जो इंटरप्राइज जो है वो साथ में आके अगर मिलके काम कर रहे हैं तो वो जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट करते हैं। देखिएगा, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट को भी हम कमर्शियल डिस्प्यूट के मैटर में करते हैं। उसी तरीके से आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अग्रीमेंट, मर्चेंटाइल एजेंसी एंड मर्चेंटाइल यूसेज अग्रीमेंट, सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, ये आपको टोटल जो है वो 22 इस तरीके के डिस्प्यूट्स दिए गए हैं जो कि कमर्शियल डिस्प्यूट के डेफिनेशन में आते हैं। और जो 22nd नंबर पे दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ और मैटर्स को भी कमर्शियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में रखेगी। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए, कमर्शियल डिवीज़न जो है वो कमर्शियल डिवीज़न सेक्शन 4 में आपको डिफाइन किया गया है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, कमर्शियल कोर्ट सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है और उसका ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 6 में दिया गया है। कमर्शियल अपीलेट कोर्ट जो है वो सेक्शन 3A में डिफाइन किया गया है और कमर्शियल डिवीज़न कोर्ट जो है वो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है जिसका ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 7 में है और कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न कोर्ट जो है वो आपको सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब वही होगा जो आपको आर्टिकल 236 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है और डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन आपके जो एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन दिया गया है ठीक उसी का यहाँ पे रूपांतरण मिलता है। एकदम हूबहू उसी तरीके का लैंग्वेज है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी अगर कुछ चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड, उसको भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखा गया है एंड दैट इज़ केपेबल फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एज अ एविडेंस, उसको हम डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। देखिएगा, स्पेसिफाइड वैल्यू जो है वो सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है और यहाँ पे 3 लाख के बारे में दिया गया है। तो देखिएगा, 2018 से पहले इसमें 1 करोड़ रुपीज़ दिया गया था स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि जो मैटर 1 करोड़ से ज़्यादा का है वही कमर्शियल कोर्ट्स में आता था, लेकिन स्पेसिफाइड वैल्यू जो है वो रिड्यूस डाउन करके 3/5/2018 को 3 लाख कर दिया गया है, यानी 3 लाख से ऊपर के सारे मैटर्स ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स में आएंगे। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं हम चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले कमर्शियल कोर्ट बनेगा। तो कमर्शियल कोर्ट कौन बनाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे मे वर्ड ध्यान में रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट्स बना सकते हैं। वो उनका ज्यूरिसडिक्शन उस हिसाब से और पावर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के कोर्ट के बारे में, 2 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं हाई कोर्ट के। एक होता है वैसा स्टेट जहाँ पे हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो सकता है। ऐसा इंडिया में केवल 5 हाई कोर्ट है जिसके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है और उन 5 हाई कोर्ट्स में एक हाई कोर्ट आपका दिल्ली का भी है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो उन हाई कोर्ट्स को छोड़कर, प्रोवाइडेड दैट विथ रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट्स हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट कमर्शियल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। तो उन कोर्ट्स में भी, उन हाई कोर्ट में भी जहाँ पे ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर कमर्शियल कोर्ट्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस एक्ट में थोड़ा सा आपको यही चीज़ जो है, जो नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग पढ़ने वक्त, वो ये है कि ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन के केस में कुछ अलग प्रोविजंस दिए गए हैं
और जिस हाई कोर्ट का जो एज अ जनरल रूल, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन नहीं है, तो उन हाई कोर्ट्स के लिए अलग प्रोविज़न दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट विथ रिस्पेक्ट टू अ टेरिटरी ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई such pecuniary value which shall not be less than 3 lakh rupees and not more than the pecuniary jurisdiction exercisable by the district court। तो वहाँ पे मिनिमम जिस हाई कोर्ट में ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन है वो अपनी नोटिफिकेशन के द्वारा फिक्स कर सकते हैं पेक्यूनरी वैल्यू को। तो 3 लाख रुपए उसका मिनिमम वैल्यू है, लेकिन हाईएस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जितना कैपेसिटी है, जितना पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, वो उसका मैक्सिमम लिमिट बन सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, द हाई स्टेट गवर्नमेंट may after consultation with the concerned high court by notification specify such pecuniary value which shall not be less than 3 lakh rupees or such higher value or as the case necessary। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में पेक्यूनरी वैल्यू जो है वो डिसाइड कर सकती है 3 लाख, और उसका मैक्सिमम पेक्यूनरी वैल्यू कितना होगा। लेकिन देखिएगा जिस कोर्ट में ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन का जो मैं आपको बात कर रही थी, जिस हाई कोर्ट में है, वो पेक्यूनरी वैल्यू उसका मिनिमम 3 लाख रुपीज़ है, बट मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जितना पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वही उसका मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अब हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कमर्शियल कोर्ट के लिमिट, लोकल लिमिट, उनका एरिया रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये देखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंकरेंस से वो कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पास कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, उनको वो जज के कमर्शियल कोर्ट के जज के जैसा नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए डेजिग्नेशन ऑफ कमर्शियल अपीलेट कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट के बाद उनकी अपील कहाँ लगेगी? तो कमर्शियल अपीलेट कोर्ट में लगेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेप्ट द टेरिटरीज ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, यानी कि वैसे हाई कोर्ट जहाँ उनका ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन नहीं है, अगर ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन होगा तो वो डिवीज़न कोर्ट के जैसा वर्क करते हैं और डिवीज़न कोर्ट में उनका अपील लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे उन केसेस के बारे में बात की जा रही है जिनके हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट कमर्शियल अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे ये उनके जुरिसडिक्शन और पावर के हिसाब से कर सकते हैं इस्टेब्लिश। 4 में आपको कमर्शियल डिवीज़न ऑफ हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जहाँ भी डिवीज़न के बारे में बात किया जाएगा तो यानी कि वो हाई कोर्ट लेवल पे हो रहा है। तो इन ऑल हाई कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मे बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट कमर्शियल डिवीज़न हैविंग 1 और मोर बेंचेस। ठीक है, तो जहाँ पे ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन है वहाँ पे चीफ जस्टिस जो होंगे वो कमर्शियल डिवीज़न जो है वो एक बेंच, सिंगल बेंच या 1 और मोर बेंचेस इस्टेब्लिश करेंगे, और चीफ जस्टिस जो होंगे हाई कोर्ट के वो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे कमर्शियल डिस्प्यूट्स को देखने के लिए, उन पर्सन्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न। ये जो है आपका सेक्शन 5 में आपको दिया गया है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि इशूइंग नोटिफिकेशन, आफ्टर इशूइंग नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न का बेंच बनाएंगे, और यहाँ पे भी आपको सेम प्रोविज़न आपको क्लॉज 2 में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आपका जो ये पार्ट है उसमें हमने कोर्ट्स के बारे में देखा। ठीक है, अब उसके जुरिसडिक्शन से रिलेटेड या और प्रोविज़न जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के प्रोविज़न्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कमर्शियल कोर्ट्स का क्या फंडा है और उसके इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स या उसके इम्पॉर्टेंट MCQ किस हिसाब से बन सकते हैं।